गुड मॉर्निंग एवरीवन। सोनिया, मौसम, क्रिस, सुधा, अंकित, बबीता, सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बल के प्रकार। दो प्रकार के फोर्स होते हैं बेटा। एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल। दूसरे बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। असंपर्क बल। बेटा देखो, नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होंगे जब बॉडीज का कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है ना। बॉडीज के कॉन्टैक्ट से जो फोर्स होगा उसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स। और कोई फोर्स विदाउट कॉन्टैक्ट के लग रहा है उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक बार एग्जांपल समझते हैं। ठीक है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स के जो एग्जांपल है बेटा, ये है। मस्कुलर फोर्स, मांसपेशीय बल, और दूसरा बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। देखिए, मास मस्कुलर फोर्स जो हम लगाते हैं, जैसे मार्कर है बेटा, मैं इसको प्रेस करके, अगर मुझे इस मार्कर को धकेलना है तो मैं अपने हाथ से इसको धकेलूंगा, और यहाँ से हमारा कौन सा सारी चीजें जुड़ी हुई है, सेल्स के कनेक्टेड है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट की वजह से हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को धकेल रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट हुआ। और ये कॉन्टैक्ट किसने कराया बेटा, मांसपेशियों ने कराया हमारे, इसलिए मस्कुलर फोर्स किस में आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगा। ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स देखोगे, जैसे कोई बॉडी, ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर कोई बॉडी रखी है, या मूव कर रही है या रखी है, तो यहाँ पर बॉडीज का कॉन्टैक्ट है बेटा, तो ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स। दो चुंबक रखी हैं बेटा, दो चुंबक को आप रखते हो, वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, बीच में तो एयर होती है बेटा, बीच में एयर होती है। तो दो चुंबक जो होती है अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है, आकर्षित हो रही है या दूर जा रही है, तो विदाउट कॉन्टैक्ट क्या हो रही है, तो इसलिए वो किस में आएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। दूसरा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत स्थिर बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा चार्ज के बीच में। आपको पता होगा, सेम चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो चार्ज रिपेल हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, और पास आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट होता है क्या, चार्ज कभी जुड़ा हुआ होता है, नहीं होते ना, दोनों अलग अलग रखे हैं। तो ये विदाउट नॉन कॉन्टैक्ट ये काम हो रहा है। तीसरा हम बात करें बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मासेस के बीच में होता है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल।
ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। अगर मैं इस मार्कर को छोड़ दूं, नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि पृथ्वी से अपनी तरफ खींच रही है। तो क्या पृथ्वी इसके साथ जुड़ी हुई है? नहीं जुड़ी हुई है। तो इसलिए किस में आ जाएगा? नॉन कॉन्टेक्ट में। तो इनके बारे में मैं लिखवाऊंगा ये कहाँ कहाँ होते हैं, और इनमें से जो डिटेल में पढ़ेंगे, ये वाला फोर्स थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नोट करके डन लिखिए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई नहीं बेटा रितु, वो आज कुछ इशू हो गया था। हाँ जी, फर्स्ट स्लाइड। ओ सॉरी, हाँ घर्षण बल। सॉरी सॉरी, ये बाय मिस्टेक। ये घर्षण बल था, बताया तो घर्षण था। कई बार भावनाओं में हम भी बह जाते हैं आपकी तरह। माइंड पर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है ना, बोलते कुछ हो रहा, लिख कुछ और जाता। हाँ जी, ये फर्स्ट स्लाइड है। चलिए बेटा, ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स की तो डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, तो नाम जो नाम से बता रहा वही। तो हम फ्रिक्शन फोर्स देखते हैं बेटा। ये मैं लिखवाऊंगा और ये बाकी लिखवाऊंगा, ये तो नाम से पता चल रहा है। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा, चार ऑप्शन देकर आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा कॉन्टेक्ट फोर्स है, ठीक है, कौन सा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, पहली चीज। मैं बढ़िया हूँ बेटा सुब्रता। तो हम बात करते हैं बेटा फ्रिक्शन फोर्स की। हेडिंग डालोगे फ्रिक्शन फोर्स, या फ्रिक्शनल फोर्स लिख लीजिए, चाहे फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बेटा? देखिए, कोई बॉडी चल रही है, आपने देखा होगा कई बार। साइकिल आप चला रहे हो, साइकिल के पेडल मारना बंद कर दो, कुछ देर बाद साइकिल अपने आप रुक जाएगी। किसी बॉल को आप ग्राउंड पर छोड़ दीजिए, आपने उसको फोर्स लगाकर छोड़ दिया, तो कुछ देर बाद वो अपने आप रुक जाएगी। तो देखो, जब आपने, ये कोई बॉल थी, इसको आपने ग्राउंड पर छोड़ा, और यहां से जाकर ये कुछ दूरी पर जाकर, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पर, यहां पर इसकी कुछ वेलोसिटी थी, मान ली 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये जो स्पीड को जो रोकने का जो काम है, ठीक है ना, ये किसका होता है? अगर कोई अपोजिट फोर्स लग रहा होगा बेटा, कोई अपोजिट फोर्स लग रहा होगा, तभी तो ये 0 हो गई इसकी स्पीड। अब हमें तो यहाँ दिख नहीं रहा, तो वो कौन सा फोर्स है जो इसको रोकेगा? तो ये जो ग्राउंड है ना बेटा, ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड एक फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स क्या करेगा? इसके मोशन का अपोज करेगा, इसकी चलने की गति को रोकने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। किसी भी बॉडी पर किस डायरेक्शन में लगेगा? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और किसकी वजह से लगेगा? हमेशा सरफेस के कॉन्टेक्ट की वजह से। एक सरफेस इसे लगाता है हमेशा। एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पर रखी होगी, तो जिस सरफेस पर बॉडी रखी है, तो वो सरफेस क्या करता है? एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। अरे प्रशांत बेटा, लाइट चली गई थी उस टाइम, लाइट चली गई थी। क्लास ऑफ तो नहीं कराई, कम से कम लिखोगे। इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स विच अपोजेस, which opposes the motion of a body, which opposes the motion of a body. It is the force which opposes the motion of a body. लिखोगे, यह वह बल है, यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है।
ठीक है। तो ये किसी भी बॉडी की, अगर किसी भी बॉडी की स्टेट को ये क्या कर, स्टेट ऑफ मोशन को क्या करता है, में सीखा बेटा, नोट्स बनाने हैं आपको साथ के साथ, क्या करने हैं यहाँ पर, नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा अप्लाइड फोर्स के। इट्स डायरेक्शन इज, its direction is opposite to the, its direction is opposite to the, its direction is opposite to the motion of the body, its direction is opposite to the motion of the body। इसकी दिशा, इसकी दिशा, इसकी दिशा वस्तु की, वस्तु की गति की, इसकी दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है, की दिशा के विपरीत होती है, दिशा के विपरीत होती है। ठीक है। it changed the, it changed the, it changed the state of, it changed the state of motion। बात करेंगे इस पर, it changed the state of motion। यह है गति की अवस्था को बदलता है, यह गति की अवस्था को बदलता है। अब ये स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है बेटा, सुनिए। स्टेट ऑफ मोशन में बेटा दो चीजें इंक्लूड होती हैं। कोई बॉडी रेस्ट में है, स्टेट ऑफ मोशन में बेटा दोनों चीजें इंक्लूड होती है। इसको हम स्टेट ऑफ रेस्ट भी बोल देते हैं, विराम की अवस्था। और दूसरी स्टेट ऑफ मोशन, गति की अवस्था। ठीक है ना, स्टेट ऑफ मोशन में दोनों आती हैं। तो जब फोर्स लगता है ना बॉडी पर बेटा, जब फोर्स लगता है तो वो क्या करता है बेटा, मैग्नीट्यूड को भी कम करता है। ठीक है ना, मान लीजिए 5 न्यूटन के फोर्स से कोई बॉडी जा रही थी, फ्रिक्शनल फोर्स लगा, तो वो क्या करेगा, उस 5 न्यूटन की वैल्यू को कम करता रहेगा और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करता रहेगा। तो फोर्स एक ऐसी चीज होती है बेटा, तो इसी को बोलते हैं हम स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब इन दोनों में से कोई भी स्टेट होगी, तो अगर फोर्स लगेगा तो वो क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को भी कम करता है और किसको भी कम कर, और किसको चेंज करता है, डायरेक्शन को। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखी, फोर्स चेंज द डायरेक्शन, चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है ना, बल, बल परिमाण और दिशा दोनों को बदलता है। बल परिमाण और दिशा, बल परिमाण और दिशा दोनों को बदलता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे तो ऑप्शन देंगे फोर्स क्या करता है, एक बोल देगा ए ऑप्शन मैग्नीट्यूड को बदलता है, दूसरा बोल देगा डायरेक्शन को बदलता है, सी बोथ दोनों को बदलता है। इस तरीके से इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है।
इससे पहले एक स्लाइड हुई, दूसरी स्लाइड है बेटा सलमा, एक ही क्लास है बेटा सलमा। यहाँ तो कोई डाउट हो बताइए। ये दूसरी स्लाइड है बेटा, देखिए आज जो हमारी क्लास है यही क्लास है, आज हमारी एक ही क्लास है। ठीक है ना। पहले मैंने ये बताया इंट्रोडक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नोट कर चुके तो डन लिखे। हाँ बेटा, मैंने कहा था क्लास ऑफ रहेगा क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और मुझे कुछ काम भी था। बेटा डेजी इसमें तो फिर आप बात रिकॉर्डेड कर लीजिए, जब अगर आप जब लाइव नहीं कर पाते तो रिकॉर्डेड कर लिया करो, कोई नहीं। नोट कर चुके तो डन लिखिए। मैग्नीट्यूड बेटा ये न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे आप बोल रहे हो कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो ये जो नंबर लिखते हो ना, नंबर मैथमेटिकल नंबर जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। किसी बॉडी पर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये होता है मैग्नीट्यूड। अब देखिए इसका कोज क्या है बेटा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इसका रीजन क्या होता है, देखिए कोज ऑफ फ्रिक्शन, कोज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का कारण। देखिए बेटा, मान लीजिए ये एक टेबल है, यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए टेबल है, ठीक है ना, इस पर एक बॉडी रखी है बेटा। ठीक है, अगर मैं इस पोर्शन की बात करता हूं, देखिए इस पोर्शन की सिर्फ, जहां से कॉन्टेक्ट में है, आपको तो ऐसे ही दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर इरेगुलरिटीज होती है। ये जो फोर्स है, ये जो ग्रीन वाला एरिया जो है, इस एरिया को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ये इस तरीके से होता है, जैसे ये एक बॉडी हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, इस वाले पोर्शन में यहाँ पर इस तरीके से इरेगुलरिटीज बनी होती है। क्या होती है इरेगुलरिटीज, ये जो एरिया है ना, इस एरिया में ये वाला सिनेरियो है, यहाँ का ये दृश्य है। दिखने में तो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती। इस तरीके से सरफेस क्या होते हैं, ये इरेगुलर होते हैं। तो अब देखिए, अब इन रेगुलर में सरफेस में, जैसे आप यहाँ पर कोई इरेगुलर सरफेस है, मान लीजिए ये कोई इरेगुलर सरफेस है, अगर आप इसमें ऐसी बॉडी रख दो बेटा जो इनमें बिल्कुल फिट हो जाए, जो इनमें क्या हो जाए, बिल्कुल फिट हो जाए। ठीक है ना, तो फिट, जब ये इन गैप में अगर ये फिट हो गई तो क्या ये बॉडी चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो हम बोलेंगे यहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा है। क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा है, अगर वो इनमें इरेगुलरिटीज में फिट हो जाए। और अगर इरेगुलरिटीज में फिट ना हो तो हम बोलेंगे फ्रिक्शन कम है। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये किसकी वजह से होता है, जो भी सरफेस होता है उनकी इरेगुलरिटीज की वजह से। तो लिखोगे इट इज ड्यू टू द, इट इज ड्यू टू द, इट इज ड्यू टू द irregularities, it is due to the irregularities present in the surface, it is due to the irregularities present in the surface, it is due to the irregularities present in the surface। लिखोगे यह सतह में उपस्थित, यह सतह में उपस्थित, यह सतह में उपस्थित अनियमितताओं के कारण होता है। यह सतह में उपस्थित अनियमितताओं के कारण होता है। ठीक है, नोट करके डन लिखे बेटा जल्दी।
तो यहां से एक चीज लिख लेते हैं, इफ बॉडी, बेटा ये हिंदी में इंग्लिश में ही लिख लेना बेटा, इफ बॉडी फिट इज इन इरेगुलरिटीज, इफ बॉडी इज फिट इन इरेगुलरिटीज, क्या मैं एक काम करता हूँ, मैं लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ, इफ बॉडी इज फिट इन इरेगुलरिटीज देन फ्रिक्शन इज मोर। if bodies does not fit properly, if body does not fit properly in irregularities, if body does not fit properly in irregularities, if body does not fit properly in irregularities, then if body does not fit properly in irregularities, then friction is less। तो हिंदी मीडियम वाले अपनी लैंग्वेज में लिख लेना बेटा, मैंने समझाया, आप लिख भी सकते हो, आप हिंदी में अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। अब तो लिख भी दिया बेटा रवि, अब तो शायद दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। बैक स्लाइड ये है बेटा, टाइम पर आया करो, ऐसे नहीं मत करो बेटा, चेन पुल अप मत करो, फिर वो रिदम खराब हो जाती है। जिस रिदम से मैं आया हूँ पढ़ाने, मैं सोच के आया हूँ टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना, तो वो चीज़ नहीं हो पाती बेटा फिर। तो आप भी थोड़ा सा स्पीड में काम करें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से फ्रिक्शन आपको पढ़ने हैं। 11:20 पे स्टार्ट हुआ क्लास बेटा। चलिए, हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के प्रकार, फर्स्ट है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। हिंदी में आप देख लेना बेटा, मुझे हिंदी में इनके नाम नहीं पता। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है देखिए, तीन तीन फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है देखिए, ये कोई बॉडी है बेटा, ये कोई सरफेस है, इस पर एक बॉडी रखी है बेटा, ठीक है, ये रेस्ट में है। क्या है ये, रेस्ट में है बेटा, ठीक है ना। तो रेस्ट में जो फोर्स फ्रिक्शन लगेगा वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। मींस इतने रेस्ट में है ये, ठीक है ना, मतलब अभी चल नहीं पा रही है, सिंपल सी बात, अभी ये चल नहीं पा रही है, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन जो होता है रेस्ट की स्टेट में होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। लिखोगे, इट इज द फ्रिक्शन, इट इज द फ्रिक्शन व्हेन body is at rest, it is a friction when body is at rest। यह वह घर्षण है, यह वह घर्षण है जब वस्तु, यह वह घर्षण है जब वस्तु विराम अवस्था में है, यह वह घर्षण है जब वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है ना। अभी चल नहीं रही है बॉडी,
ठीक है ना, काइनेटिक भी होता है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे बॉडी को, ये बॉडी रेस्ट पर रखी है, चल नहीं रही है, तो यहाँ पर अब ये जो सरफेस जो फोर्स लगा रहा है, ये जो इसको रोक रहा है, ठीक है ना, तो ये फ्रिक्शन क्या कहलाएगा बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना, यहाँ पर जो यहाँ पर जो फोर्स है, ठीक है ना, ये वाला जो इस टाइम पर ये जो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, ये वाला क्या आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए दूसरा है बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब बॉडी स्लाइड करती है, फिसलती है, तो उस टाइम पर जो फ्रिक्शन होगा उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये वाला केस है, ठीक है, यहां पर एक बॉडी रखी है बेटा, ये स्लाइड कर रही है, ठीक है ना, ये क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। अब क्या इसमें यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यहां पर जो फोर्स लगेगा बेटा, ये वाला, यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा ये होगा स्लाइडिंग। ठीक है ना, जब बॉडी फिसल रही है तो उस टाइम पर सरफेस जो फ्रिक्शन देगा उसको क्या बोलेंगे हम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, कोई नहीं बेटा, हिंदी में रैंकिंग जो सब आप लिख लेना। तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग तो बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है ना, ये बॉडी है, ये रोल कोई ऐसे चल रही है, तो ये होगा रोलिंग फ्रिक्शन। अब मुझे ये बताओ, इनमें से, इन तीनों में से, स्टैटिक में से, स्लाइडिंग में से और रोलिंग में से कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। हाँ साधु बेटा, कोई नहीं। संजीव बेटा ये गलत बात नहीं है, हम अपनी मर्जी से चलते हैं। अगर आपकी मर्जी से चलेंगे, आ- आप हमसे कंपेयर कर रहे हो ना, सुन लीजिए, अगर हम आपकी मर्जी से चलेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है, एक्सपीरियंस आप लोगों को है, हमें है ना, हमें पता है ना बेटा कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे पढ़ाना, कैसे टैकल करना है, तो इसलिए हमारी मर्जी चलेगी बेटा। हाँ, देखो, ये जो दो फ्रिक्शन है बेटा, ये जो दो फ्रिक्शन है, इनमें तो बॉडी चल रही है ना, इनमें तो क्या हो रहा है बेटा, बॉडी चल रही है, इसमें तो बॉडी चल ही नहीं रही, तो सबसे ज्यादा तो होगा बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना, हिंदी बेटा आप देख लेना, संजीव गूगल आपके पास है, थोड़ा सा होमवर्क भी कर लो। ठीक है ना, तो स्टैटिक सबसे क्या होगा बेटा, स्टैटिक सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए, अब स्लाइडिंग और फ्रिक्शन में से बेटा बताना, इन दोनों में से, स्लाइडिंग में से और रोलिंग में से कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी बेटा, कौन सी वाली, हाँ रोलिंग वाली क्या होगी, सबसे कम होगी बेटा, रोलिंग वाली तो, रोलिंग वाली क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है ना, ये तो बड़े आराम से चलेगा। ठीक है ना, मैंने आपको रोलिंग ऐसे दिखाया है। ठीक है ना, ठीक है, तो नोट करके लिख लीजिए बेटा इस चीज को। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे ना करके, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन एस एफ, इससे बड़ सॉरी, सबसे छोटा होगा रोलिंग फ्रिक्शन आर एफ, सबसे उससे बड़ा एस, स्टेट, अरे यार, ये तो दोनों एस एस आ जाएंगे ना, तो इसको तो स्लाइडिंग लिखना ही पड़ेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और इनसे भी बड़ा रोलिंग, सॉरी स्टैटिक। ये ऑर्डर आपसे पेपर में पूछा जाता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है।
बेटा फोर्स शेप जो चेंज होती है वो भी फोर्स की वजह से ही होती है, ठीक है ना। एक फोर्स क्या कर सकता है, अगर आप लिखना चाहो तो फोर्स बेटा डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। चलो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे ज्यादा स्टैटिक में कैसे होगा बेटा, फ्रिक्शन का काम क्या होता है, बॉडी को रोकना। फ्रिक्शन का काम क्या होता है, बॉडी को रोकना। तो यहां पर ये बॉडी को चलने ही नहीं दे रहा है, रोके हुए है ना, ये बॉडी को चलने ही नहीं दे रहा, रोके हुए है, तो यानी कि ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, जबकि यहां चल रही है तो फ्रिक्शन उतना नहीं लग पा रहा। अरे संजीव बेटा सॉरी बेटा, आपके उस तो बस यही था, यही था, बाकी मैं सब कर रहा था बेटा, कुछ जगह हमारी भी लिमिटेशन है, हम इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है ना। आप एक मतलब बुरा मत मानना, जो टोटली हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं ना बेटा, और जो इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, आप कंपेयर करके देखना बेटा, ज्यादा बढ़िया टीचर कौन से मिलेंगे, इंग्लिश वाले मिलेंगे या हिंदी वाले मिलेंगे, ये आप खुद कंपेयर करके देख लेना, ठीक है ना। बुरा मत मानना इस बात के लिए। ओके बेटा निशु। हाँ बिल्कुल कह सकते हो बेटा। देखो आप इसको अगर इसमें परेशान हो रहे हो तो देखो, रोलिंग में क्या हो रहा है, इसको देखिए आप, सरफेस को देखिए, इस सरफेस को, रोलिंग में सरफेस जो कांटेक्ट में आ रहा है वो कम आ रहा है। रोलिंग में क्या होगा, सरफेस कांटेक्ट में कम आएगा, और इसमें क्या होगा बेटा, रोल इसमें सरफेस जो होगा बेटा वो ज्यादा कांटेक्ट में आ रहा है। तो अगर ज्यादा कांटेक्ट में आएगा तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर कांटेक्ट ज्यादा आ रहा है, अगर यहाँ पर कांटेक्ट ज्यादा आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर फोर्स भी ज्यादा लगेगा, जबकि रोलिंग में देखना कांटेक्ट में कम सरफेस आ रहा है, तो इसलिए फ्रिक्शन भी कम लगेगा, इसलिए रोलिंग सबसे कम होता है, ठीक है। नहीं बेटा, स्लाइडिंग में सबसे ज्यादा कैसे हो जाएगा, स्लाइडिंग में तो बॉडी चल भी रही है, स्लाइडिंग तो होगा ही, तो मतलब स्लाइडिंग में अगर राउंड शेप की ऑब्जेक्ट होगी तो बेटा फिर तो वो सेम ही चीज हो जाए एक तरीके, फिर तो ये वैल्यू, उस केस में तो फिर ये बढ़ जाना चाहिए। रोलिंग जो होता है बेसिकली बेटा, रोलिंग रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो होता ही सर्कुलर। फिर अगर आपने यहाँ पर राउंड बॉडी रख दी तो बेटा वो रोल करते हुए नहीं चलेगी। एक बात बताइए, स्लाइडिंग का मतलब ये थोड़ी कि यही प्लेन लेना आपको, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पर ये गोले को यहाँ पर रख दिया तो वो स्लाइड थोड़ी करेगा, वो तो रोल करता हुआ जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है ना। अगर आप कह रहे हो इसको उठाकर यहाँ रख दे, वो स्लाइडिंग थोड़ी होगा, ये तो हमेशा रोल करता ही हो जाएगा, ये तो हमेशा रोल करता हुआ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फोर्स का एक नोट मेरे को याद दिला देना, लास्ट में लिखवा दूंगा, अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है ना। लास्ट में लिखवा दूंगा, एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता बेटा, देखिए फ्रिक्शन नहीं होता, समझिए, तो आप देखो आपके पास दो पेज है, ठीक है ना। एक चिकना पेज है, ठीक है ना, चिकने पेज आते हैं ना, और एक रफ पेज है। किस पर लिखना आसान होता है, रफ पेज पर। तो रफ पेज पर जितना रफ होगा बेटा उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो यानी कि जो हम लिख पा रहे हैं वो किसकी वजह से लिख पा रहे हैं, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लिख भी नहीं पाते, ठीक है। यस बेटा मौसम। तो फर्स्ट लिखोगे, राइटिंग ऑफ राइटिंग ऑन पेपर, ये सब फ्रिक्शन की वजह से होता है, कागज पर लिखना। अगर अब आपको चलना है, अगर फर्श चिकना है, या ऑयल डाल दो फर्श को चिकना कर दो, क्या चल पाओगे, नहीं चल पाओगे, स्लाइड हो जाओगे, फिसल जाओगे, ठीक है ना। तो मोशन ऑफ मैन, मनुष्य का जो चलना है वो किसकी वजह से बेटा, फ्रिक्शन की वजह से ही। मोशन ऑफ मैन या मोशन ऑफ ह्यूमन बींग लिख लिए।
या किसी भी चीज का चलना कह लीजिए एक तरीके से, मोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य का चलना। ठीक है। बॉल बियरिंग्स जो होती है, बॉल बियरिंग्स देखे होंगे, पंखा जब खराब होता है कुछ इस तरीके से शेप होती है, देखो बॉल बियरिंग्स का मतलब क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इस तरीके से ये होती है बॉल बियरिंग्स। ये क्या करती है बेटा, ये रिड्यूस कराती है फ्रिक्शन को। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, जितना फ्रिक्शन कम होगा, पंखा जब घूमता है अगर उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो बेटा वो घूम नहीं पाएगा। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, बॉल बियरिंग्स का। तो बॉल बियरिंग्स क्या करती हैं, ये फ्रिक्शन को कम करती है। ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है बेटा, अगर हम चलते हैं, ठीक है ना, फ्रिक्शन जब दो सरफेस में टकराव होगा, जैसे जूते आपने पहन रखे हैं तो उनकी जो लेसिस है वो घिस जाती है ना, लेसिस जो होती है वो घिस जाती है। तो जो शू लेसिस होती हैं वो भी इसी तरीके से बनाई गई हैं। फोर्थ लिख लोगे, शू लेसिस, जूतों की शोल। शोल। ठीक है। तो ये कुछ फ्रिक्शन की कहानी ही। ठीक है। ठीक है बेटा, तो इतना आपको पता होना चाहिए फिजिक्स के बारे में। आपकी इच्छा बेटा, एनसीईआरटी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको है टाइम तो पढ़ लीजिए। ज्योति कोई बात नहीं बेटा, इसको कल की छुट्टी है ना, तो इसको आप रिकॉर्डेड कर लेना। जैसे इसी क्लास थोड़ी सी मिस हो गई है उसके लिए, आज थोड़े से उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मेरी गलती है ये बेटा, ये किसी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। हाँ वो एक्चुअली लाइट चली गई थी आज, इस चक्कर में ऐसा हो गया बेटा। या सोल लिख लीजिए, सोल ऐसे नहीं, सोल लिख लीजिए बेटा, सोल ऑफ शूज। वो फ्रिक्शन को देखते हुए बनाई गई है। ठीक है ना। बॉल बेयरिंग्स बेटा, जो पंखा जो चलता है ना, पंखा जो चलता है, ठीक है ना, देखो। अच्छा इस बात, ये कौन सा फ्रिक्शन होगा यहाँ पर, ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, रोलिंग होगा ना। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन की एप्लीकेशन है, जो पंखा घूमता है बेटा, ठीक है ना। तो अगर पंखे में फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो क्या पंखा घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये बॉल बेयरिंग्स यूज करते हैं। तो ये क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा, जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा और पंखा आपका जल्दी घूमेगा। ठीक है। हाँ रितु बेटा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, कुछ नोट करके देखिए। तो फ्रिक्शन से क्या होता है बेटा, हीट प्रोड्यूस होती है। जब हम हाथों को रगड़ते हैं, हाथों को रगड़ते हाथ गर्म हो जाते हैं ना, तो ये क्या हो रहा है, फ्रिक्शन होता है। इस फ्रिक्शन से क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे हमें गर्मी मिलती है। ठीक है। हाँ बेटा, एमडी रिप्लाई क्या देना है इसका, बता दो दिया तो लिखोगे। तो फ्रिक्शन जो होता है बेटा, सुन लीजिए, फ्रिक्शन जो होता है फायदेमंद भी होता है, नुकसान भी होता है। ठीक है ना। ये लिखवा नहीं रहा, आप समझ सकते हो। फायदेमंद, जैसे हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बेटा, बॉल बियरिंग्स में यूज करते हैं, फायदेमंद हो गया, चलने में फायदेमंद हो गया। लेकिन
गलत कहाँ पर है, ये जूते फट जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या नाम है, मतलब जब भी फ्रिक्शन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, उससे चीजों का लॉस होगा हमें, ठीक है। उर्दू का आप दे दीजिए, उर्दू का क्या अपडेट देंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड। घर्षण के कारण, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब देखिए, आपने देखा होगा बेटा लिक्विड के अंदर भी फ्रिक्शन होता है, लिक्विड के अंदर भी फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना। आप देखो लिक्विड के अंदर भी क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। जब लिक्विड में चलते हो तो लिक्विड भी तो आपको रोकने की कोशिश करता है ना, तो लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं बेटा हम विस्कस फोर्स या ड्रैग, ठीक है ना। देखोगे द फ्रिक्शनल फोर्स, द फ्रिक्शनल फोर्स, द फ्रिक्शनल फोर्स present in liquid, the frictional force present in liquid is known as, the frictional force present in liquid is known as viscous force और ड्रैग। हिंदी में देख लेना बेटा, मुझे नहीं पता। और ड्रैग, चलो ड्रैग लिखवा देता हूँ, लिखिए। द्रव में, द्रव में जो घर्षण बल होता है, द्रव में जो घर्षण बल होता है, श्यानता बोलते हैं ना शायद बेटा, तो उसे एक बार ये कंफर्म कर लेना बेटा, तो उसे श्यानक बल या ड्रैग कहा जाता है। आज क्लास बेटा थोड़ी सी आपकी 12:45 तक चलेगी, कमेंट्स का मैं टाइम बढ़वा दूंगा, ठीक है ना। लाइट चली गई थी बेटा अभिषेक उस टाइम पर, ठीक है, कंफर्म है। चलिए आगे देखिए बेटा, अब फोर्स क्या करता है बेटा, लिखिए। ए फोर्स कैन चेंज, ए फोर्स कैन चेंज नंबर वन शेप ऑफ द बॉडी, लिखोगे हिंदी में। एक बल निम्नलिखित चीजों को परिवर्तित करता है, एक बल एक बल निम्नलिखित चीजों को परिवर्तित करता है, एक बल निम्नलिखित चीजों को परिवर्तित करता है। शेप ऑफ द बॉडी, वस्तु की आकृति, मैग्नीट्यूड,
न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना, परिमाण। थर्ड है बेटा डायरेक्शन, दिशा। ठीक है, नोट करके डर लिखिए। जय श्री श्याम बेटा कृष्ण। हाँ स्विमिंग में लगती है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स लगती है, क्यों नहीं लगती। तभी तो बहाव के साथ चलने में आपकी आसानी हो जाती है। अरे शेप लिख दिया बेटा, साइज बात उसी से समझ जाओ ना। अच्छा 12:30 से एक और क्लास है, चलो कोई नहीं, 12:30 तक ही रखेंगे फिर। ड्रैग बेटा, ड्रैग, DRAG, दीप्ति बेटा ड्रैग। ठीक है, तो ये कहानी थी बेटा फ्रिक्शन की। चलिए अब हम आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। डेफिनेशन डेफिनेशन लिखेंगे बस। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। ये किसके बीच में होता है बेटा, मैग्नेट्स के बीच में होता है। देखो, इट इज प्रेजेंट बिटवीन मैग्नेट्स, इट इज प्रेजेंट बिटवीन मैग्नेट्स, यह चुंबकों के बीच होता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन मैग्नेट्स, यह चुंबकों के बीच होता है। यह चुंबकों के बीच होता है। ठीक है बेटा। दूसरा है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यह चार्जेस के बीच में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत स्थिर बल। वैद्युत स्थिर बल, यह आवेशों के मध्य होता है। यह आवेशों के मध्य होता है। लिखोगे, इट इज प्रेजेंट बिटवीन चार्जेस, इट इज प्रेजेंट बिटवीन चार्जेस। ठीक है, और लास्ट आता है मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किसके बीच में होगा बेटा, ये द्रव्यमानों के बीच होता है, मास के बीच होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। लिखोगे, इट इज प्रेजेंट बिटवीन, इट इज प्रेजेंट बिटवीन मासेस। यह द्रव्यमानों के बीच होता है। ठीक है बेटा, चलिए नोट करके डन लिखिए। एक बार प्रेशर की बात करते हैं। हम मैग्नेटिक सब्सटेंस भी बोल सकते हो बेटा।
ओके बेटा सुनीता, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आराम से अभी हमारे पास 17 मिनट है, 17 मिनट में आराम से हो जाएगा, प्रेशर कट होगा। अच्छा बेटा क्रिस, क्या करें, चलिए बोलेंगे बेटा, वो अंदर से आता है। चलिए, हेडिंग डालिए प्रेशर। दाब। देखिए बेटा, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। अब देखिए यहां से एक चीज देखिए, इसकी एप्लीकेशन क्या है, पहले यूनिट देख लेते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? एक तो होती है बेटा पास्कल, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं हम। और यहां से क्या लिख सकते हो आप? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह एक अदिश मात्रा है। ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन दिखाते हैं आपको, देखिए इसका एप्लीकेशन। ठीक है। अगर आप देखो प्रेशर और एरिया में बेटा कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। अच्छा, फ्रिक्शन की एक एप्लीकेशन में देखो, नेल जो होती है, नेल जो हम दीवार में गाड़ते हैं, वो भी किसकी वजह से होती है बेटा? फ्रिक्शन की वजह से होती है। ठीक है ना? एक ये लिख लेना बेटा कभी। हम्म, हाँ यहाँ ना एक फिफ्थ और लिख लो बेटा इसमें। क्या बोलेंगे उसको? नेल लिख देता हूँ, समझ जाना, नेल प्रेजेंट इन वॉल। ठीक है ना? नेल को कील को दीवार में ठोकना, कील को दीवार में ठोकना। याद आ गया मुझे एकदम से, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, पूछ लेगा ये किसकी वजह से होता है, ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। नहीं बेटा दीप से, एक्चुअली क्या है ना, फ्रिक्शन फोर्स अगर आप ये बोलते हो ना कि किसी बॉडी का ग्रेटर है, एक्चुअल में वो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वो ग्रेटर नहीं हो सकता, वो एडजस्टिंग फोर्स होता है। अभी इसको आप, क्योंकि वो अभी आपके सिलेबस में है नहीं। नहीं तो फ्रिक्शन तो बहुत बढ़िया चीज भी है बेटा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन वो अब आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, वो 11th 12th में आता है, इसलिए। हाँ, फ्रिक्शन का टॉपिक तो खत्म हो गया बेटा, एक एप्लीकेशन दी, लिख लेना। नहीं नहीं, अभी कहाँ खत्म हो गया बेटा, प्राची अभी नहीं खत्म हुआ है, अभी अगली क्लास में और चलेगा, टाइम को देखते हुए थोड़ा मैनिपुलेट किया। ठीक है। अब देखिए, जो चाकू होता है, नाइफ जो होता है, ठीक है ना, जो नाइफ होता है, जो चाकू होता है, उसको शार्प बनाया जाता है। क्या करते हैं उसको हम? शार्प बनाते हैं। क्या करते हैं? शार्प बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अब जब चाकू को आप शार्प बनाओगे, तो शार्प बनाने से क्या होगा बेटा? एरिया ज्यादा हो जाएगा। सॉरी, एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर वो ज्यादा लगाएगा, और ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो चीजों को आसानी से काटेगा। तो फर्स्ट है शार्पनेस ऑफ नाइफ, शार्पनेस ऑफ नाइफ, चाकू का नुकीलापन, शार्पनेस ऑफ नाइफ, चाकू का नुकीलापन। नहीं बेटा, 12:30 तक ही पढ़ेंगे, कोई नहीं, अब लिख लिया चाकू का नुकीलापन।
हो जाएगा, अभी हमारे पास 12 मिनट है, टेंशन ना ले। पढ़ते रहिए आप आराम, पढ़ाने वाला हूँ, मुझे पता होगा या नहीं होगा। कुछ रह जाए तो अगली क्लास में देख लेंगे, ऐसी क्यों टेंशन लेते हो आप। दूसरा बेटा, जो स्ट्रैप्स होते हैं बैग के, जो स्ट्रैप्स होते हैं या सूटकेस के जो हैंडल्स होते हैं, आपने देखो वाइड बनाए जाते हैं, चौड़े बनाए जाते हैं। क्योंकि चौड़े करने से क्या होगा, अगर इनको आप चौड़ा कर दो तो एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, आपके शोल्डर पर कम प्रेशर लगेगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बेटा न्यूक्लियर फोर्स है। तो लिखोगे वाइड स्ट्रैप्स ऑफ बैग, वाइड स्ट्रैप्स ऑफ बैग, वाइड स्ट्रैप्स ऑफ बैग। ठीक है। तीसरा है बेटा वाइड हैंडल्स ऑफ सूटकेसेस, सूटकेस के चौड़े हैंडल, वाइड हैंडल्स ऑफ सूटकेसेस, वाइड हैंडल्स ऑफ सूटकेसेस। नोट कीजिए बेटा। वो क्रिस बेटा इंतजार रहेगा उस चीज का तुम। ठीक है। चलिए, अब अगर मान लीजिए, अगर आप लिक्विड्स की बात करते हैं, देखिए मान लीजिए कंटेनर है बेटा, ये कंटेनर है, ठीक है ना, इसमें लिक्विड भरा है, गैस भी हो सकती है बेटा, ठीक है ना। तो इसको हमने नाम दे दिया फ्लूइड। फ्लूइड में क्या होता है बेटा, फ्लूइड में बेटा गैस भी, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। फ्लूइड बोलने का मतलब क्या हो जाता है, द्रव अगर आप बोल रहे हो तो वो क्या होती है बेटा, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है, ठीक है ना। तरल भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जनरली हम फ्लूइड बोलते हैं, लिक्विड ही समझते हैं। तो मान लीजिए ये जो फ्लूइड है बेटा, ये एच हाइट तक है, एच हाइट तक भरा है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये जो भी फ्लूइड है, ये इसकी डेंसिटी है, डी बराबर है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, द्रव का घनत्व। हम एक काम करते हैं ना, इसको पूरा भर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, पूरा भर लेते हैं। बाकी तो एक चीज और आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगी बेफालतू, मैंने पूरा भर लिया इसको, ठीक है ना, और ऊपर से इसको बंद कर दिया, ठीक है ना। ऊपर से क्या कर दिया, इसको हमने बंद कर दिया। तो ये एच हाइट है। हम इसकी डेप्थ यहाँ पर डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, डी ना लेकर के इसको हम एक्स ले लेते हैं, एक्स पॉइंट पर प्रेशर निकालना चाहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा बेटा ये हो जाएगा, डी की जगह हम रो लिख ले, आपको स्टैंडर्ड याद होगा, रो लिख लेते हैं, डेंसिटी को रो से लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है रो जी एच। क्या हो जाता है, रो जी एच, ठीक है। तो तो जो लिक्विड्स होते हैं या गैस होती है बेटा, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, रो जी एच। अब ध्यान से सुनना एक चीज, एक होता है बेटा, आपके सिलेबस में नाम नहीं होगा, एक होता है पास्कल लो। क्या होता है, पास्कल लो। लिखो बेटा, नोट करो, 1 मिनट में आया मैं। हाँ जी बेटा, तो एक होता है पास्कल लो, ये नाम आपके सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन इसकी कहानी आपके सिलेबस में है, पास्कल का नियम। ये क्या कहता है सुनिए,
ये कहता है अगर ग्रेविटी को जीरो कर दें, इफ ग्रेविटी इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो आप इसमें डायग्राम में पॉइंट लीजिए। मान लीजिए हमने एक लेवल पर पॉइंट ले लिए, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो क्या होगा, ग्रेविटी जीरो, देन प्रेशर at each point, then pressure at each point becomes equal, becomes equal, ये कहता है ये, ठीक है ना। यदि g बराबर है जीरो, तो हर बिंदु पर, हर बिंदु पर दाब समान होगा। ठीक है, दैट इज ए पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वही बी पॉइंट पर प्रेशर होगा, और वही किस पर होगा बेटा, सी पॉइंट पर प्रेशर होगा। ठीक है ना, ये मतलब है। हाँ बेटा प्रीति, वो लाइट चली गई थी उस टाइम पर। जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है बेटा मौसम, एटमोसफेयर, एटमोसफेयर, हाँ एटीएमबी की यूनिट होती है प्रेशर की। तो एटमोसफेयर जो प्रेशर लगाता है उसको बोलते हैं एटमोसफेयर, उसके बारे में बता देता हूँ जल्दी से। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी बेटा, क्योंकि 5 मिनट है, 5 मिनट में कंप्लीट हो ही जाएगा। बेटा डायग्राम में कुछ नहीं, एक लिक्विड भरा हुआ, गैसेस भी हो सकता है, मतलब एक फ्लूइड भरा लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्स पॉइंट पर किसी भी हाइट पर अगर आपको प्रेशर निकालना है, देखो मान लो यहाँ निकालना है तो आप ये हाइट यूज करोगे, इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना होगा तो आप इतनी हाइट यूज करोगे, ठीक है ना। लेकिन पास्कल ये कहता है अगर आप ग्रेविटी को छोड़ दो, ग्रेविटी को हटा दो, तो हर पॉइंट पर प्रेशर जीरो हो जाएगा। बेटा ये तो एजम्पशन है बेटा, ये एजम्पशन है, पास्कल लॉ की एजम्पशन है। एबीसी हमने सिर्फ पॉइंट लिए, 3 पॉइंट लिए हैं। पास्कल ने कहा था कि अगर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लोगे तो हर पॉइंट पर प्रेशर बराबर होगा, ठीक है ना। जी मतलब जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड। अरे बेटा जब वेट पढ़ाया था तब पढ़ाया था आपको। चलिए लास्ट देख लीजिए जल्दी से, फिर अगली क्लास में न्यूटन्स लॉज करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो देखो हमारे ऊपर क्या बेटा, एयर प्रेजेंट है, और एयर की जो मात्रा वो बहुत ज्यादा है, तो एयर की वजह से जो प्रेशर होगा उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो लिख लोगे द प्रेशर, द प्रेशर caused by the air of atmosphere, by the envelope of air, by the envelope of air। एनवलप ऑफ एयर का मतलब हमारे ऊपर जो एयर है बेटा उसका पूरा झुंड, पूरा बक्सा, ठीक है ना। द प्रेशर कोज्ड बाय द एनवलप ऑफ एयर इज नोन एज, इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अब मैं आपको एक डाउट होगा तो ये भी बता देता हूँ, इस पॉइंट पर लो चाहे इस पॉइंट लो, अगर ग्रेविटी नहीं लोगे तो इस पूरे लिक्विड में कोई भी पॉइंट लो, चाहे डी पॉइंट भी लोगे, ये भी बराबर होगा। ठीक है ना? जो डी पॉइंट होगा बेटा इस पर भी बराबर होगा। हाँ, डल डल जाएंगे, समझ रहे हो? ये पास्कल लॉ में होगा, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि यहाँ जितना प्रेशर होगा यहाँ होगा। हाइट का देखो, एक इस चीज दोनों को जल्दी समझ लीजिए बेटा। हाइट की वजह से, हाइट जब भी प्रेजेंट होगी तो बेटा हर पॉइंट पर अलग अलग प्रेशर होगा। हाँ, इस पर ये हो जाएगा, एक लेवल पर प्रेशर सेम रहेगा, एक हाइट पर प्रेशर सेम रहेगा, ये नॉर्मल बात है। जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा। लेकिन अगर जी जीरो कर दोगे तो ये डी वाला भी, ये चारों बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना? देखिए इसके अकॉर्डिंग तो पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी, बट नॉट इक्वल टू पी डी। ठीक है? लेकिन पास्कल ने क्या कहा, अगर जी को आप जीरो कर दोगे तो डी का भी बराबर हो जाएगा। ठीक है? अब ये क्लियर है? अब ये शायद, अब आपका ये डाउट था, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है? अब देखो हमारे ऊपर, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बेटा, 1 मिनट है। ठीक है, चलिए। अब देखिए हिंदी में लिखवा देता हूँ, उससे पहले इसको हिंदी में लिखवाऊंगा, उससे पहले मैं सारा हिंदी में लिख दूं। सुनिए, हमारे ऊपर बेटा एयर है, तो एयर तो बहुत सारी मात्रा में है, तो वो तो हमारे हेड पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगी, तो हमारा सिर तो फट जाना चाहिए। लेकिन नहीं फटता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर होता है। हमारी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर होता है वो एयर के प्रेशर को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। ठीक है ना? क्या होगा, बैलेंस कर लेता है, तो इसलिए हमारा सिर नहीं फटता। ठीक है? तो ये लिखवाना तो लिख लीजिए। वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित वायु द्वारा, वायु द्वारा जो दाब लगाया जाता है, जो दाब लगाया जाता है, जो दाब लगाया जाता है, उसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। ठीक है, एक ड्राइंग बना लेते हैं। ये आप में से कोई बहुत स्मार्ट लड़का है, लड़की है, ठीक है ना? इसके सिर पर एक कंटेनर रख दिया हमने बेटा, इसमें एयर है, तो इस एयर की वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। वायुमंडलीय दाब होगा, और एक हमारी बॉडी के प्रेशर इनसाइड द बॉडी। ये दोनों इक्वल होते हैं बेटा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि हमारे ऊपर एयर का एनवेलप है और वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो हमारा सिर क्यों नहीं फटता? क्योंकि दोनों बॉडी के इनसाइड का जो प्रेशर होता है वो बैलेंस कर लेता है उसको। प्रेशर इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर उपस्थित दाब, बोथ आर इक्वल, ये दोनों बराबर होते हैं, बोथ आर इक्वल। ठीक है बेटा, अगली क्लास में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और ग्राफ्स, ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं बस। बिल्कुल बेटा भावना, ठीक है? कमेंट कर पा रहे हो अभी आप लोग? कर पा रहे हो ना शायद? सोनी बेटा क्या ऊपर से जा रहा, पूछ लीजिए। अब जिसको जो डाउट है वो पूछ लीजिए, कमेंट करके देखना कमेंट आ रहे हैं या नहीं आपको एक बार। शायद अब कमेंट आ नहीं रहे। कोई नहीं, जो भी डाउट हो बेटा नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना, क्योंकि टाइम हो गया। ठीक है?
या फिर एक बार वीडियो को दोबारा देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाया, लेकिन चीजें ज्यादा कवर करनी थी, इसीलिए टारगेट बन आज एक इतना कंप्लीट करना ही था। ठीक है, चलिए बेटा, 1 मिनट में क्लास एंड कर दूं, आप नोट कर लेना, नोट कर लो तब तक। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय, टेक केयर।